हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन अपन कर रहे हैं और इसमें प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसकी परिभाषा और उसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो भी अपन ने पढ़ा है और किस तरीके से यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रकाश का जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो अपने को दिखाई देता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन प्रकाश के व्यतिकरण को मैथमेटिकल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अपन ने प्रकाश के व्यतिकरण की डेफिनेशन, उसकी जो आवश्यक शर्तें हैं और व्यतिकरण के जो दो प्रकार हैं उनको अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज अपन इनका मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक तो इसका गणितीय विश्लेषण पूछा जाता है और एक आज जो अपन रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, जो सूत्र पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट संख्यात्मक प्रश्न 2 अंक का इस चैप्टर से डेफिनेटली आने वाला है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के अंदर कम से कम आपके पास दो प्रकाश तरंगों का होना आवश्यक होता है और दोनों प्रकाश तरंगे हैं वो एक कला संबंध स्रोतों से निकलनी चाहिए। आपके पास दो कला संबंध स्रोत होंगे, उनसे निकलनी चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो समान होनी चाहिए। इनके जो आयाम हैं वो लगभग समान होने चाहिए। ये अपन प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में पढ़ चुके हैं। तो आज यहीं से अपन इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अपन लिखते हैं, माना दो कला संबंध स्रोत जिनसे निकलने वाली दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनका आयाम a1 व a2 है। दोनों प्रकाश तरंगों का आयाम कितना है? a1 व a2 है। इनके विस्थापन समीकरण अपने को बनाने हैं। तो अपन इनके जो विस्थापन समीकरण है वो लिखेंगे y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है वो इसकी प्रारंभिक कला को प्रदर्शित करता है। a1 है वो इसके आयाम को प्रदर्शित करता है और आप जानते हैं कि साइन के अंदर इक्वेशन किस तरह से आती है, साइन का जो ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पास पहले ब्लू लाइन में लिखा है वो इसका साइन वेव का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी प्रकाश की तरंग ली है और दूसरी प्रकाश तरंग का जो विस्थापन समीकरण है उसको अपन लिखेंगे y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर केवल प्लस फाइव का अंतर है। दोनों की आवृत्ति जो है वो ओमेगा टी है। दोनों की आवृत्ति में दोनों की कला में अंतर फाई लिया है। दोनों की कला के अंतर को यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पे पहली ये एक प्रकाश की तरंग बनाई है और उसके बाद में एक दूसरी रेड कलर में प्रकाश की तरंग आप लोगों को नज़र आ रही है। दोनों प्रकाश तरंगों में से जो बाद वाली प्रकाश की तरंग है वो फाई कला से पहले से ही प्रारंभ हो रही है। यानी एक्चुअल में यदि ये दोनों मूल बिंदु से प्रारंभ होती तो अपन कह देते कि ये दोनों एक ही कला में हैं, लेकिन दोनों की कला के बीच में अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो अंतर है इसे अपन फाई लेकर के चलेंगे। अपन जानते हैं कि कला संबंध स्रोत की जब डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी तो अपन ने कहा था कि दोनों ही प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर हो सकता है, बट वो कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से अपन दो इक्वेशन लेकर के चलेंगे। अब जब इन दोनों प्रकाश तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपण होगा तो परिणामी जो तरंग आएगी उसका विस्थापन समीकरण किस तरीके से प्राप्त होगा। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? आपने पढ़ा है कि परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है वो सभी अध्यारोपित होने वाली तरंगों के विस्थापन समीकरणों के सदिश योग के तुल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपने पास ये दो विस्थापन समीकरणें हैं। इन दोनों विस्थापन समीकरणों का अपन जब सदिश योग करेंगे तो दोनों को प्लस लगा करके सीधा सीधा लगा देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात नज़र आ रही है कि सर ये आपके पास एक फंक्शन है, क्लियर है, और इसमें साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात बहुत इजी है
कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से ओपन होता है। तो अपन जानते हैं कि सर साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको जब अपन ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी। ठीक है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो दोनों का फॉर्मूला ओपन कीजिए, तो परिणामी विस्थापन y आएगा। पहला जो फंक्शन है वो तो सेम लिखेंगे और दूसरे में जो a2 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर भी a2 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में a2 आ जाएगा। तो इसको अपन साइन a प्लस बी से ओपन करेंगे, तो ये होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और ये जो a2 है वो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में लग जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लिया। जब अपन इस पूरी इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि सर साइन ओमेगा टी इसमें भी है और साइन ओमेगा टी इसके दूसरे फंक्शन में भी है, तो दोनों में से साइन ओमेगा टी अपने को कॉमन ले लेना चाहिए। क्योंकि साइन ओमेगा टी है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें से जो साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा उसको अपन पीछे लिखते हैं। तो पहले पोर्शन में से क्या बचेगा सर a1 रहेगा, दूसरे में से क्या बचेगा a2 के साथ में cos फाई भी रहेगा, तो यहाँ पे अपन ने a2 cos फाई लिखा। क्लियर है? इसके बाद में जो अंतिम फंक्शन है ये अपना एज इट इज है वो सेम रह जाएगा, इसे अपन समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। देखिए ये जो वीडियो है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि कल मैंने इस टॉपिक को तैयार किया था और तैयार करने के बाद में भूलवश वो वीडियो है वो डिलीट हो गया, तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से समझना होगा, क्योंकि बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तब भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कॉपी पेन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इस साइन ओमेगा टी के साथ में जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आयाम का कार्य करेगा, और यहाँ पर भी कोस ओमेगा टी के साथ में जो मल्टीप्लाई में वैल्यू आ रही है वो भी यहाँ पे आयाम का कार्य करेगा। तो अब अपने को क्या करना होगा, परिणामी आयाम मानना पड़ेगा कि इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप परिणामी आयाम जो आएगा वो कुछ अलग तरीके से लिखना होगा। तो पहले अपन a1 कोस ओमेगा टी है, इसकी जगह r कोस थीटा। ध्यान दें दोनों का जो आयाम है उसके परिणामी वैल्यू को अपन आयाम में r से लिखेंगे, और यहाँ पे जो कलांतर फाई है वो कोस के फंक्शन में है, तो यहाँ पे परिणामी जो कला होगी उसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट जो है जिसमें आपके पास a2 साइन फाई है, इस a2 साइन फाई को भी अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो a2 साइन फाई के साथ में r साइन थीटा लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 के द्वारा इन्हें प्रदर्शित करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा सोचिए, देखें सर समीकरण नंबर 2 से और 3 से जो वैल्यू आई है वो अपन समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो अपन समीकरण नंबर 1 में यहाँ रखेंगे, और दूसरी ये जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 2 में a2 साइन फाई की जगह रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, y बराबर a1 प्लस a2 कोस फाई की जगह लिखेंगे r कोस थीटा, ये हो गया r कोस थीटा, साथ में चल रहा है साइन ओमेगा टी। ओके, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, a2 साइन फाई की जगह a2 साइन फाई की जगह सर r साइन थीटा लिखेंगे, ये r साइन थीटा हो गया, और साथ में क्या चल रहा है, कोस ओमेगा टी चल रहा है। आप इसे कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, ओके सर, इतना हो गया। अब यदि आप इन दोनों इक्वेशंस के इस दोनों पार्ट को अगर बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि सर r इसमें भी कॉमन आ सकता है और यहाँ भी कॉमन आ सकता है। तो मैंने अगले इक्वेशन में r को कॉमन ले लिया, और अगर आप और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि सर ये तो cos थीटा साइन ओमेगा टी और यहाँ पे साइन थीटा कोस ओमेगा टी है। सर ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी आपने ओपन किया था साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पर अपन अगेन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह थीटा लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के बाद में अगला पोर्शन क्या आ जाएगा, आर की जगह तो आपका आर सेम रह जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन की जगह साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। और ये जो समीकरण नंबर 4 है
वो आपको अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आता है। अब इस इक्वेशन में आपके पास दो चीजें ऐसी हैं जो अननोन है या आपके लिए नई है। एक तो सर आर की वैल्यू, ये आर भी हमने मान करके लिखा है, और एक सर अपने पास थीटा की वैल्यू, वो भी अपने यहाँ पे मान करके लिखा है। तो कक्षा 11 की फिजिक्स में आपने जब दो सदिश राशियों का संयोजन पढ़ा था, दैट टाइम आपने जरूर इस तरीके का मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ा है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 और 3 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है। सर समीकरण नंबर 2 और 3 में से यदि अपन आर की वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दें। वर्ग करके जोड़ने पे क्या होने वाला है, ये जो आर है इनका तो स्क्वायर आ जाएगा और दोनों में से कॉमन भी आ जाएगा, और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख पाएंगे अपन, 1 लिख देंगे। तो बस उसी तरीके से अपन यहाँ पर इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो आर की वैल्यू निकालना अपना उद्देश्य है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, आप साथ साथ में वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और नोट्स को साथ साथ लिखते जाएं। तो समीकरण नंबर 2 को जब अपन वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर लग करके प्लस में रह जाएगा। लेकिन साथ में इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है इनका भी तो वर्ग करके जोड़ना होगा, और यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है इसका जब अपन वर्ग करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो पहले मैंने समीकरण नंबर 3 का वर्ग किया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और जब अपन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये तो सर x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होने वाला है, ठीक है। आप साथ साथ में इसे लिखते जाएं। तो क्या हो जाएगा अपने पास, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप स्क्रीन को पॉज करके रोक दीजिए और खुद इसका जो वर्ग है वो ओपन कीजिए। अब आपको क्या नजर आएगा, सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई और यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई नजर आ रहा है। दोनों में से सर a2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह तो मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ब्रैकेट के आगे क्या आया, सबसे पहले तो मैं इस a1 स्क्वायर को लिख देता हूँ यहाँ पर, ये a1 स्क्वायर अकेला है इसलिए आ गया। और इन दोनों पदों में से जब a2 स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बचेगा, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट a2 स्क्वायर लिख दिया। और ये जो पद है आपके लास्ट वाला 2a1 a2 cos फाई, वो आपके पास एज इट इज रह जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर परिणामी तरंग का परिणामी आयाम हो गया, यानी दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो परिणामी आयाम आएगा उसका इक्वेशन आ गया आपके पास, और इसे मैंने समीकरण नंबर 5 से लगा दिया। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना होगा। दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ध्यान दें, यदि आप यहाँ पे स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इस तरफ का जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। इसे अपन ने समीकरण नंबर 5 निकाल दिया। तो ये अपने पास अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप दोनों तरंगों के फाइनल जो परिणामी समीकरण आएगी उसका आयाम आ जाएगा, याद करना। आगे चलें, ठीक है सर। अब अपना अगला उद्देश्य क्या है, अपना अगला उद्देश्य है थीटा का मान निकालना। एक बार मैं आप लोगों को वापस पीछे के पेज पे लेके चलता हूँ, समीकरण नंबर 2 और 3 में लेकर के चलता हूँ। यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। जब अपन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या करें, सर समीकरण नंबर जो 3 है इसमें जब अपन समीकरण नंबर 2 का भाग लगा दें तो सर आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। और आप जानते हैं कि जब थीटा के बाद में टेन जब दूसरी तरफ जाएगा तो टेन के साथ में इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का भी अपन अनुपात लिख देंगे। बट ध्यान ये रखना है कि आपको समीकरण नंबर 3 में 2 का भाग लगाना है, तो ये अंश में आ जाएगा और ये पूरा जो फंक्शन है वो हर में रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 3 को 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है बेटा, समीकरण 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा तो दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, ऊपर। आप ऊपर वाले फंक्शन को देख करके अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। एक बार आप पहले वीडियो को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में दोबारा देखते हुए इसके साथ में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास r से r कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा रह गया और ये फंक्शन आ गया। यदि आप थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो टेन जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। इसे मैंने समीकरण नंबर 6 लगा दिया है। तो इतनी कहानी आपके पास दो तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी आयाम और परिणामी कला की वैल्यू आ जाती है। अब अपन आगे चलते हैं और यहाँ से अपने पास मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होता है, जहाँ से बोर्ड में परीक्षा में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कक्षा 11 की फिजिक्स में आपने चैप्टर नंबर 15 में एक एलिमेंट पढ़ा था, एक व्यंजक पढ़ा था कि प्रकाश की तरंग की जो तीव्रता होती है, तीव्रता मतलब चमक जो होती है, वो उस प्रकाश के तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। मान लीजिए आपने जो इक्वेशन ली थी y बराबर y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और इसका आयाम कितना था, a1 था। तो इस आयाम का यदि आप वर्ग करेंगे तो इस तरंग की तीव्रता आपके पास आ जाएगी। तो अपन ने अध्यारोपित होने वाली दो तरंगें ली है, तो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताएं अपने को निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा है, तीव्रता को अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका समानुपाती होगा वो आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। और जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू k लग जाएगी। अब प्रथम तरंग की तीव्रता निकाल लें तो I1 बराबर k a1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यदि आप इस पूरी इक्वेशन का रूट निकालें तो I1 का रूट हो गया, k का भी अंडर रूट हो गया, और a1 के स्क्वायर का रूट जब निकालेंगे तो a1 आ जाएगा। इस इक्वेशन की भी अपने को आगे चल करके आवश्यकता रहेगी। दूसरी तरंग की तीव्रता निकाल लें तो सर दूसरी तरंग की जो तीव्रता है वो I2 बराबर k a2 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, सिंपल। तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका भी वर्गमूल कर लें, अंडर रूट हटा करके, आगे चल करके जरूरत पड़ेगी तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये तो अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की तीव्रता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो परिणामी आयाम तो कुछ अलग आएगा, और वो जो परिणामी आयाम है उसको अपन ने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी आएगी, तो परिणामी तरंग की तीव्रता को अपन I से रिप्रेजेंट करेंगे और वो परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट k लग जाएगा। क्लियर है? अब आप सिंपल ऊपर जो आपने इक्वेशन में r की वैल्यू फाइंड आउट करी थी वही वैल्यू आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। चलें आगे। ठीक है सर, जब अपन r की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो r की वैल्यू रिप्लेस ना करके अपने को r का स्क्वायर लिखना होगा, और स्क्वायर होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर है? प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ओपन कर लीजिए, k को अंदर लेकर के जाओ तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k a1 का जो स्क्वायर है उसको आप I1 लिख दीजिए, k a2 का स्क्वायर है उसको आप I2 लिख दीजिए। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा जो k है उसको मैं k की जगह है मैं लिख सकता हूँ रूट k इंटू रूट k। नहीं आया? किसी भी संख्या को रूट में लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो ये जो k है उसको मैंने दो जगह अंडर रूट के लगा दिया, और अभी आपने ऊपर पढ़ा है क्या कि इसमें से एक अंडर रूट k तो a1 के साथ लग जाएगा और एक अंडर रूट k a2 के साथ लग जाएगा,
और जब अंडर रूट के A1 आएगा तो उसको रूट I1 लिख पाएंगे, और अंडर रूट के A2 आएगा तो उसको रूट I2 लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास फंक्शन था उसमें से 2 का सेम रह गया, और जो के A1 A2 है उसकी जगह रूट I1 रूट I2 रहेगा, और साथ में कोस फाई रह जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट किया गया है। वो मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे ये जो रूट है वो कोस फाई के ऊपर भी लगाया गया है, बट एक्चुअल में ये जो अंडर रूट है वो ओनली I1 के ऊपर और I2 के ऊपर रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी होगी। मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया है। इसे अपन समीकरण नंबर 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए आगे चलें। ठीक है सर, यदि आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट अप्लाई करते हैं, क्या नोट अप्लाई करते हैं कि यदि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम समान है, जो दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उन दोनों का आयाम बराबर ले लीजिए। A1 बराबर A2 बराबर A, यानी दोनों का आयाम है वो A के बराबर मान लेंगे। तो जब आयाम बराबर है तो डेफिनेटली दोनों की तीव्रताएं भी बराबर होंगी। तो ये जो तीव्रताएं बराबर हैं इन दोनों को अपन एक वैल्यू I नोट के बराबर मान लेते हैं। I के बराबर नहीं मानेंगे क्योंकि I तो अपन ने परिणामी तरंग की तीव्रता को कह दिया, तो इसे अपन I नोट के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये I नोट, अब आप इक्वेशन नंबर 7 में इसको रिप्लेस करो तो I1 की जगह I नोट, I2 की जगह I नोट, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा सर, 2I नोट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ठीक है, रूट I1 और रूट I2 इनकी जगह रूट I नोट एंड रूट I नोट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो I नोट आएगा, तो 2I नोट कॉस फाई, 2I नोट कॉस फाई। क्लियर है? क्या नजर आ रहा है? क्या करना चाहिए अपने को आगे? सर बहुत अच्छे से देखने पर हमें फील हो रहा है कि दोनों में से 2I नोट कॉमन ले लीजिए। तो जब दोनों में से अपन 2I नोट कॉमन लेंगे तो पहले में से 1 रह जाएगा और इसमें से cos फाई रह जाएगा। तो दोनों में से जब 2I नोट कॉमन आएगा तो 1 प्लस cos फाई रह जाएगा। और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि 1 प्लस cos फाई की जो वैल्यू होती है वो 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 होती है। 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 होती है। यहाँ पे फाई लिखना आपको, ठीक है, 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, क्योंकि यदि आप यहाँ पे फाई लेकर के चलोगे तो फाई तो लिखोगे ना। तो यहाँ पे अपन फाई लेकर के चल रहे हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2I नोट, इसकी जगह वैल्यू रखूंगा मैं 2, तो 2I नोट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे तो 4I नोट आ जाएगा। और आगे क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर 5/2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल अपना फाई चल रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा दो समान आयाम की तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता। ये किसकी है? यदि आयाम अलग अलग है तो परिणामी तीव्रता समीकरण 7 से आएगी, और यदि आयाम समान है दोनों का तो परिणामी तीव्रता है वो समीकरण नंबर 8 से आएगी। दोनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। फटाफट स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अब अपने को आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना होगा कि परिणामी आयाम का इक्वेशन क्या आया। सर परिणामी आयाम R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये जो कंडीशन आपने अभी मानी है कि दोनों तरंगों का आयाम बराबर है, वो आप यहाँ पे रिप्लेस करके देखिए तो क्या हो जाएगा। A1 स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, A2 स्क्वायर की जगह A स्क्वायर, 2 की जगह 2 रहेगा, A1 एंड A2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, और साथ में cos फाई आ जाएगा। ये A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2A1 स्क्वायर। इसमें भी 2A1 स्क्वायर है, बिल्कुल सर, दोनों में से 2A1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन में से बचेगा 1 और दूसरे में से बचेगा cos फाई, तो 1 प्लस cos फाई आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा। और अभी आपने इक्वेशन पढ़ी है कि 1 प्लस cos फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर 5/2।
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर चल रहा है, कोस स्क्वायर 5/2 चल रहा है और सबके ऊपर रूट लगा हुआ है। ओपन कर लीजिए इसको, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा और कोस स्क्वायर की जगह कोस आ जाएगा। तो यदि दो समान आयाम की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो इक्वेशन नंबर 9 से आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पोर्शन है। अब अपन आगे चलते हैं और अपन पढ़ते हैं कि यदि संपोषी व्यतिकरण होता है तो क्या होगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आपने जब यंग का डबल स्लिट प्रयोग पढ़ा है और उससे पहले जब आपने व्यतिकरण का टॉपिक पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि यदि कलांतर का मान पाई का समगुणज आ जाए, समगुणज का मतलब 2n पाई, यानी n की जगह 0 1 2 3 रखेंगे तो आपके पास 0 रखेंगे तो 0 आएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पाई का समगुणज। ठीक है, अब आप परिणामी आयाम निकाल लीजिए। यदि संपोषी व्यतिकरण होता है तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई की वैल्यू ये वाली वैल्यू, पाई का समगुणज, और पाई के समगुणज के लिए यदि कोस थीटा के साथ वैल्यू निकाली जाए तो उसका वैल्यू होती है 1। याद करें, कोस 0 का मान 1, कोस 2 पाई का मान 1, कोस 4 पाई की वैल्यू 1। तो यहां पर अपने को कोस फाई की जगह 1 रख देना चाहिए। तो जैसे ही आप 1 रखेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सर ये जो इक्वेशन है वो तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रही है। तो इसको लिख देंगे अपन क्या, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल आउट होगा तो r की वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2। यानी कि यदि संपोषी व्यतिकरण होगा तो अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग का आयाम आएगा वो दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा। और अब अगर अपन मान लें कि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों का आयाम बराबर है, किसके बराबर? a1 बराबर a2, इसको अपन ने a से कह दिया। तो जब ये a से कहेंगे तो r मैक्सिमम की वैल्यू में a1 प्लस a2, इसकी जगह a प्लस a, तो r मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी सर 2a। क्लियर है? अब अपन इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट पढ़ लिया, ग्राफ भी पढ़ लें। तो जब अपन ग्राफ पढ़ेंगे तो ये मेरे पास पहले एक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसका आयाम मैंने ले रखा है a1। फिर मैंने यहां पे एक दूसरी तरंग बनाई जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जब अपन रेड कलर से डिनोट करेंगे और इसका जब अपन आयाम लेंगे तो इसका आयाम लिख देंगे अपन a2। ठीक है, यदि संपोषी व्यतिकरण हो रहा, देखिए आप लोग समान कला में है, समान कला में है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और संपोषी व्यतिकरण से जो परिणामी तरंग बनेगी, ये जो मैंने यहां पे ग्रीन पेन से लिखा है, उसका आयाम क्या होने वाला है? दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होने वाला है। तो ये संपोषी व्यतिकरण का चित्र है। मैथमेटिकल फॉर्मेट जनरली डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, बट इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जब आयाम की वैल्यू आ गई आपके पास तो अब आप तीव्रता भी बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या था व्यतिकरण में? व्यतिकरण में था सर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। और अभी आपने पढ़ा है कि संपोषी व्यतिकरण में cos फाई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अपन ने यहां से cos फाई की वैल्यू जो 1 थी उसको हटा दिया। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या होगा? ये जो I1 है इसको मैं लिख सकता हूं रूट I1 का स्क्वायर, प्लस ये जो I2 है इसको लिख सकता हूं रूट I2 का स्क्वायर, प्लस आगे वाला पोर्शन सेम रहने दे। बहुत ध्यान से पढ़ें। तो ये सर रूट I1 को x कह दो
रूट आई टू को y कह दो, तो आपको नजर आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। और उसे अपन क्या कहते हैं सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहते हैं। तो यहां पे जब अपन होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पास परिणामी तीव्रता जो आएगी वो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये संपोषी व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता है, इसलिए अपने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। और यदि आप नोट लगा दें कि सर A1 और A2 आयाम बराबर है, तो आयाम बराबर है तो तीव्रताएं भी बराबर होंगी, और किसके बराबर मान लेंगे, आई नोट के बराबर। तो इसको आप रूट आई नोट प्लस रूट आई नोट, रूट आई नोट प्लस रूट आई नोट कितना हो जाएगा, 2 रूट आई नोट। ऊपर क्या चल रहा है सर, स्क्वायर चल रहा है, ओपन करो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रूट आई नोट का स्क्वायर आई नोट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि यदि दो समान आयाम की तरंगों का यदि अध्यारोपण होता और वो भी संपोषी व्यतिकरण अगर होता, तो परिणामी तीव्रता जो है वो अध्यारोपित होने वाली तरंग की तीव्रता की कितने गुना, 4 गुना तीव्रता हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप लोगों को याद करना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं विनाशी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा सर, कलांतर का मान पाई का विषम गुणज। याद करें, डेफिनेशन पढ़ते समय आपने विषम गुणज में लिखा था, और विषम गुणज का मतलब क्या है, इसे लिखा जा सकता है 2n प्लस 1 पाई से। कैसे सर, हम कैसे मान लें ये विषम गुणज होगा, n की जगह आप 0 1 2 रख करके देखते जाइए। n की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा फंक्शन 0, 1 रहेगा तो सिर्फ पाई रह जाएगा। ठीक है, n की जगह 1 रखिए, चलिए n की जगह 1 रखिए, तो जब आप लोग n की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 प्लस 1 यानी 3 पाई हो जाएगा। पहले पाई आया था, अब 3 पाई हो जाएगा। n की जगह 2 रख लीजिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस उसमें 1 करेंगे 5, तो ये 5 पाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में यानी विपरीत कला में फाई का मान पाई का विषम गुणज होता है, और पाई के विषम गुणज की वैल्यू -1 रख दीजिए परिणामी आयाम में। कोस फाई की जगह -1, तो सर ये -1 यहाँ चला जाएगा और हमें नजर आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऊपर चल रहा है रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो R मिनिमम आ जाएगा। तो जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम दोनों आयामों के अंतर के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, और सर यदि अपन कह दें कि दोनों समान आयाम की तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं, तो A1 माइनस A2 में से आप लिखोगे A माइनस A, और दैट इज इक्वल्स टू 0। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर है, तो ये तो बात हो गई अपने पास परिणामी आयाम की, और इसे अपन आयाम का मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अब अपन चलते हैं तीव्रता पे। तो तीव्रता का फॉर्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई, और कोस फाई की जगह -1। जब आपने पिछली बार +1 लिखा था तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना था, और अब की बार x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसे अपन परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता कहेंगे। इसको मैंने यहाँ पे ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित किया है। ये मेरे पास सबसे पहले एक प्रकाश की तरंग है जिसे मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। दूसरी मेरे पास ब्लू कलर की लाइन है जिसे मैंने A2 आयाम से, A1 और A2 आयाम से प्रदर्शित किया है। यदि विपरीत कला में है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कैसे, देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई एक तरंग है और अब आपके पास कोई एक दूसरी तरंग आ रही है इस तरीके से विपरीत कला में। तो जब ये दोनों विपरीत कला में होंगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण में जो आयाम है वो इनके अंतर के बराबर होता है। ठीक है,
तो आयाम की वैल्यू a1 माइनस a2 रहेगी। और यदि अपन बात करें तीव्रता की तो ये रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और यदि आप एक नोट लगा दें यहाँ पर कि सर a1 का मान a2 के बराबर और वो a के बराबर, तो दोनों की तीव्रताएं I नोट के बराबर हो जाएंगी। और I नोट में से I नोट माइनस करोगे तो जीरो वैल्यू। तो विनाशी व्यतिकरण की जो परिणामी तीव्रता है वो शून्य प्राप्त होती है। संपोषी व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता है वो 4 गुना प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को व्यतिकरण का और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि व्यतिकरण का जो विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण का जो मैथमेटिकल विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि 12th क्लास की फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक का जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।